साथियों नमस्कार। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक हर घर अंबेडकर, जिसे बुद्धम पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित किया गया है और जिसे लिखा है डॉक्टर एम.एल. परिहार जी ने। तो आज हम सुनेंगे इसका 13वां भाग। हेडिंग है देश को आज़ाद करने की तैयारी, दलितों की मांगों की घोर उपेक्षा। देश में हाल ही में हुए आम चुनाव में जीती हुई पार्टियों के चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार बनाने का फैसला सरकार पहले ही कर चुकी थी। इसलिए वायसराय ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भंग कर दिया। वायसराय ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को भी यह बता दिया। इस प्रकार यह तय हो गया कि वायसराय को जल्द ही भारत को आज़ाद कर वापस ब्रिटेन जाना होगा। 24 मार्च 1946 को भारत आया कैबिनेट मिशन। 3 महीने बाद यानी 26 जून 1946 को वापस लंदन चला गया। मिशन ने अपनी सिफारिशों में अनुसूचित जातियों के अधिकारों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बाबा साहेब लंबे समय से बार बार ठोस आधारों पर अछूतों की मांगें रखी गई, लेकिन एक बार फिर मिशन ने उपेक्षा की। यही नहीं, उल्टा दलितों के घाव पर नमक छिड़क दिया। घोषणा में यह कह दिया गया कि भारत के 3 प्रमुख समुदायों यानी सवर्ण, हिंदू, मुसलमान और सिखों को ही मान्यता दी गई। इस प्रकार कैबिनेट मिशन ने अनुसूचित जातियों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बाबा साहेब द्वारा दलितों की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने की जो मुहिम शुरू की थी, अब मानो मंजिल से पहले ही दम तोड़ती नजर आ रही थी। शोषितों के लिए अंधकार मानो गहरा होता जा रहा था। पूना पैक्ट एक बहुत बड़ी साजिश थी। बाबा साहेब को अब यह महसूस हुआ कि पूना पैक्ट एक बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि संयुक्त निर्वाचन में दलितों के हितैषी व असली प्रतिनिधि चुनकर नहीं आ रह सके और कांग्रेस के चापलूस दलित प्रतिनिधि चुन लिए गए। अगली हेडिंग है संविधान निर्मात्री सभा में पहुंचे डॉक्टर अंबेडकर। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार स्टेट विधानसभाओं द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सदस्यों द्वारा संविधान निर्मात्री सभा का गठन होना था। इसके लिए सदस्यों का चुनाव शुरू हो गया। बाबा साहेब ने अपना नॉमिनेशन पेपर बंगाल विधान परिषद से दाखिल किया। बंगाल विधान परिषद में कुल 60 प्रतिनिधियों का चुनाव करना था। इनमें 27 सामान्य वर्ग यानी हिंदू और 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव करना था। कैबिनेट मिशन द्वारा मुस्लिमों को भी अलग प्रतिनिधित्व दिया ताकि, लेकिन अनुसूचित जातियों को हिंदुओं के साथ जोड़ दिया। 17 जुलाई 1946 को बंगाल विधान परिषद द्वारा संविधान सभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना था। उससे कई दिन पहले बाबा साहेब कलकत्ता पहुंच चुके थे। उन दिनों पंजाब के चर्मकार समुदाय के हजारों लोग कलकत्ता से लेकर बिजनेस करते थे, जिनमें काफ़ी लोग आर्थिक दृष्टि से मजबूत हालत में थे। वे बाबा साहब के प्रति बहुत सम्मान प्रकट करते थे, इसलिए वे भी बंगाल के दलितों के साथ बाबा साहब को बंगाल से जिताने में जुट गए। बाबा साहेब ने वहां कलकत्ता में कई स्थानों पर समाज, राष्ट्र हित व गरीबों के हित में भाषण दिए। पूरे देश के दलितों की नज़र बाबा साहब के चुनाव पर टिकी हुई थी। वे सभी अपने प्रिय नेता व उद्धारक की जीत देखना चाहते थे। आखिर 20 जुलाई को चुनाव का नतीजा आ ही गया और दलितों की एकता व मेहनत रंग लाई। बाबा साहब ने न सिर्फ जीते बल्कि पूरे देश में निर्दलीय उम्मीदवारों में उनको सबसे ज़्यादा वोट मिले। अगली हेडिंग है राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र, बाबा साहब की अमर निशानी। अंबेडकर संविधान समिति की ध्वज समिति के सदस्य थे। देश के ध्वज का स्वरूप क्या हो, इसे तय करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर 3 जुलाई 1947 को बम्बई आए। देश में राष्ट्र ध्वज कैसा हो, इस पर विचार चल रहा था। बम्बई में एक प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर गेरुए झंडे की मांग की। 10 जुलाई को जब वे दिल्ली लौट रहे थे तो हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें गेरुआ झंडा अर्पित किया। बातचीत में अंबेडकर ने कहा, मुझ जैसे अछूत के हाथों से संविधान सभा पर गेरुआ झंडा फहराने का आपका आग्रह विचित्र है। आखिर लंबे समय विचार विमर्श के बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान समिति में राष्ट्र ध्वज के रूप में सम्राट अशोक का प्रेरणा प्रतीक
अशोक धम्म चक्र से अंकित झंडा मंजूर किया। हालांकि गांधी जी की प्रबल इच्छा थी कि झंडे पर चरखा अंकित होना चाहिए। वैसे आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर के 3 अमर दिन हैं: तिरंगा झंडा, अशोक स्तंभ, भारतीय मुद्रा पर व राष्ट्रपति के आसन के पीछे बुद्ध की प्रतिमा। ये 3 उनके महान दिन हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री की जिम्मेदारी। देश आज़ाद हुआ, बंटवारा हुआ, दोनों ओर के लोगों को दंगे हिंसा का भारी दर्द झेलना पड़ा। सत्ता तो मिली लेकिन वह कांटों से भरा ताज था। इस मंत्रिमंडल के गठन में दलगत राजनीति से परे देश के नवनिर्माण को ध्यान में रखते हुए योग्य व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में लेना था। नेहरू के मन में अम्बेडकर की योग्यता को देश हित में उपयोग करने की थी, इसलिए उन्होंने अम्बेडकर से पूछा, क्या आप स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनना स्वीकार करेंगे? अम्बेडकर को ताज्जुब हुआ और उन्होंने विनम्रता से स्वीकार भी कर लिया। नेहरू ने अम्बेडकर को यह भी पूरा भरोसा दिया था कि बाद में उन्हें प्लानिंग व डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में अम्बेडकर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे योग्य लेकिन कांग्रेस विरोधी नेताओं को शामिल करना नेहरू की उदारता व राजनीतिक परिपक्वता का उदाहरण था। भारत के मंत्रिमंडल के नामों की घोषणा की गई, जिसमें अम्बेडकर का नाम भी शामिल था। उस दिन वह बम्बई में थे। उनके परिजनों, शुभचिंतकों व अनुयायियों की खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जिस कांग्रेस ने अम्बेडकर को कभी अंग्रेजों का पिट्ठू, गद्दार, देशद्रोही, राक्षस कहकर दुत्कारा था, आज उसी कांग्रेस के मंत्रिमंडल में नेहरू ने अम्बेडकर जैसे राष्ट्रप्रेमी हीरे को मंत्री पद देकर मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाई थी। नए मंत्रिमंडल ने 15 अगस्त 1947 को शपथ ली। 29 अगस्त को भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी, और उसका अध्यक्ष अम्बेडकर को बनाया गया। यह भारत के इतिहास में एक महान घटना थी। यह कैसा संयोग था, 20 साल पहले जिस व्यक्ति ने मनुस्मृति को जलाया था, आज उसी सामाजिक विद्रोही लेकिन देश की खुशहाल देखने वाला देश का संविधान लिखने के लिए आह्वान किया गया था। समय ने मानो करवट ली थी। अब बाबा साहेब पर देश को एक सूत्र में पिरोकर प्रगति की दिशा देने वाले संविधान सृजन की महान जिम्मेदारी थी। सेहत खराब लेकिन संविधान निर्माण में रात दिन एक किया। बाबा साहेब संविधान का प्रारूप तैयार करने के काम में लग गए। वैसे तो संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य थे, लेकिन वास्तविकता यह थी कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने का महत्वपूर्ण और देशभक्ति का यह महान कार्य अकेले अम्बेडकर द्वारा किया गया। अपने निरंतर गिरते स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते हुए दिन रात संविधान लिखने के काम में जुटे रहे। आखिर उन्हें संविधान निर्माता, संविधान शिल्पी या संविधान रचयिता क्यों कहा जाता है? संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी की कई बैठकों में केवल अम्बेडकर और उनके सेक्रेटरी ही मौजूद होते थे और कोई नहीं आता था, और उन्होंने ही सारा काम संभाला। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अम्बेडकर को संविधान निर्माण में अकेले ही कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी। डॉक्टर अम्बेडकर का डॉक्टर शारदा कबीर के साथ दूसरा विवाह। 14 अप्रैल 1906 को भीमराव का विवाह रमाबाई से मुंबई में हुआ था। बाबा साहेब रमाबाई को रामू और रमाबाई साहब बाबा साहेब को साहेब कहकर पुकारते थे। रमाबाई ने सुख दुख में पूरे परिवार को संभालते हुए बाबा साहेब के व्यक्तित्व निर्माण में महान योगदान दिया। बीमारी के कारण 27 मई 1935 को रमाबाई का देहांत हो गया। डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में मानो अंधकार छा गया। वह बिल्कुल अकेले पड़ गए। इधर डायबिटीज़ के कारण उनका शरीर निरंतर कमज़ोर होता जा रहा था। सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक गतिविधियों में बहुत व्यस्त रहने के कारण वह अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रख पा रहे थे। खराब सेहत के बावजूद वह लेखन व अध्ययन का जुनून कम नहीं कर पा रहे थे। इसी दशा में संविधान निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए संविधान की रूपरेखा तैयार की और हिंदू कोर्ट बिल का मजबूत आधार भी बनाया। डायबिटीज़ के कारण शरीर में बहुत कमजोरी हो रहती थी।
पैरों में भारी दर्द रहता था, लेकिन उनके चेहरे की चमक कम नहीं हुई थी। वह अपनी शारीरिक पीड़ा को जाहिर नहीं करते थे। पत्नी रमाबाई के देहांत के बाद पारिवारिक अकेलेपन को दुर्भाग्य समझने की बजाय वह अध्ययन, ग्रंथ लेखन व समाज सेवा में व्यस्त रहे। वह महामानव अपनी पत्नी रमाबाई के 1935 के निधन के बाद 1947 तक अकेला ही समाज को जागृत करने में लगा रहा। दूसरी शादी के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं था। रमाबाई को बिछड़े हुए 14 साल हो गए थे। बाबा साहेब तो अकेले ही पढ़ने लिखने में व्यस्त रहे। कहावत है कि महान लोगों की बातें भी महान होती हैं, लेकिन वे कभी कभी ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसके बारे में एक साधारण जन भी टिप्पणी का कर विरोध कर लेता है। कुछ डॉक्टरों ने सलाह दे रखी थी कि घर में यदि कोई डॉक्टर महिला हो तो उनका जीवन सुखमय बीत सकता है। वक्त की मांग के अनुसार उन्हें भी यह बात उचित लगी। मार्च 1948 में उन्होंने डॉक्टर शारदा कबीर से विवाह करने का तय कर लिया। 25 नवंबर 1949 संविधान सभा में ऐतिहासिक भाषण देश को चिताया। 25 नवंबर 1949 संविधान वाचन व चर्चा का तीसरा अधिवेशन शुरू हुआ। चर्चा का उत्तर देने के लिए बाबा साहेब ज्यों ही खड़े हुए तो तालियों व जयघोष के साथ सभा भवन गूंज उठा। इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भाषण में संविधान के शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मैं संविधान सभा में क्यों आया? केवल दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए। इससे अधिक मेरी कोई आकांक्षा नहीं थी। यहाँ मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसकी मुझे कल्पना तक नहीं थी। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में जब मुझे लिया गया तो मुझे ताज्जुब हुआ, लेकिन जब मसौदा कमेटी ने मुझे अपना अध्यक्ष चुना तो आश्चर्य का धक्का सा लगा। मुझ पर इतना बड़ा विश्वास कर एक माध्यम से के रूप में राष्ट्र सेवा करने का मुझे मौका दिया। इसके लिए मैं संविधान सभा व प्रारूप समिति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। उन्होंने आगे कहा, महानुभावों, संविधान कितना ही अच्छा हो, यदि उस पर अमल करने वाले लोग अच्छे नहीं हों तो संविधान बुरा होने की पूरी संभावना है, और यदि अमल करने वाले अच्छे हों तो संविधान भी हितकारी हो सकता है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस संविधान पर अमल करने वाले लोग कैसे होंगे। आगे बोलते समय बाबा साहेब का स्वर गंभीर हो गया। देश के भविष्य के बारे में चिंता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके यह देश स्वतंत्र होगा। उसकी स्वतंत्रता का आगे क्या होगा? एक समय यह देश स्वतंत्र था, भारत राष्ट्र की स्वतंत्रता खत्म हुई थी। इसका मुझे दुख है, लेकिन अपने ही लोगों के विश्वासघात से हम स्वतंत्रता खो बैठे, इसका मुझे अधिक दुख है। क्या इतिहास फिर अपने को दोहराएगा? इस विचार से मुझे देश के भविष्य की चिंता हो रही है। जिस समय सिंध पर मोहम्मद कासिम ने आक्रमण किया, उस समय राजा दाहर के सैनिकों ने मोहम्मद बिन कासिम से रिश्वत ली और उन्होंने दाहर की ओर से लड़ने से इनकार कर दिया। चेतावनी, क्या इतिहास स्वयं को फिर दोहराएगा? जब शिवाजी हिंदुओं की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, तब राजपूत और दूसरे मराठा सरदार मुगल बादशाहों के समर्थन में लड़ रहे थे। जब ब्रिटेन सिखों के खिलाफ लड़ रहा था, तब सिख राजाओं के सेनापति चुप बैठे रहे और उन्होंने सिख राज को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। 1857 ईस्वी में जब भारत के बहुत से भागों में ब्रिटिश राज के खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ, तब सिख मौन दर्शक बनकर यह देखते रहे। उन्होंने हाल में बैठे महानुभावों की ओर देखते हुए कहा, क्या इतिहास स्वयं को फिर दोहराएगा? उन्होंने भारतवासियों से अपील की कि वे स्वतंत्रता की रक्षा करें। हमें अपने रक्त की अंतिम बूंद बहाकर भी स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने जातिवाद का संपूर्ण बहिष्कार करते हुए सच्चे सामाजिक व मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने की अपील की। क्या भारतीय जनता अपने मत, धर्म, पंथ या पक्ष की अपेक्षा देश को अधिक महत्व देगी, या देश की अपेक्षा अपने पंथ या पक्ष या पार्टी को ही श्रेष्ठ समझेगी? यदि पंथ या पक्ष को प्रधानता दी गई तो देश फिर एक बार मुसीबत में फंस जाएगा। इस मुश्किल में हमें दृढ़ता के साथ देश की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य संवैधानिक रास्ते से ही प्राप्त करने चाहिए, हिंसात्मक मार्ग से नहीं। इसलिए असहयोग
कानून भंग और सत्याग्रह का मार्ग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि संविधान से बाहर का मार्ग केवल अराजकता की ओर ले जाएगा। नायक पूजा, हीरो वर्शिप भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा। भारत के लोकतंत्र को एक अन्य बात से खतरा है, वह नायक पूजा। इस देश की राजनीति में जितनी भक्ति और नायक पूजा है उतनी अन्य किसी देश में नहीं है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो जाए, उसके चरणों में अपनी आज़ादी कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात कही है डॉक्टर साहब ने। उन्होंने जॉन स्टुअर्ट का एक एग्जाम्पल दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, उसके चरणों में अपनी आज़ादी कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए, या हमारी संस्था का विनाश करने के लिए वह शक्तिशाली बन जाए, इतनी सत्ता भी उसे नहीं देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। जिन लोगों ने जीवन भर देश की सेवा की है और उनके प्रति श्रद्धा या कृतज्ञता प्रकट करना कोई गलत नहीं, लेकिन इसकी भी सीमा होती है। जैसे आयरलैंड के देशभक्त डेनियल कैनल ने कहा है, कोई पुरुष अपना सम्मान गवा कर यानी स्वाभिमान की बलि देकर, या कोई भी स्त्री अपनी सतीत्व भंग करवा कर धन्यवाद अदा नहीं कर सकती, और कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता खोकर कृतज्ञता प्रकट नहीं कर सकता। भारत के संबंध में ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ राजनीति में व्यक्ति पूजा सीमा से बाहर है। धर्म में भक्ति मन की आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखा सकती है, लेकिन राजनीति में नायक पूजा पतन की ओर धकेलती है और अंत में तानाशाही की ओर ले जाएगी, यह तय है। अपने भाषण में बाबा साहेब ने अपनी चेतावनी में तीसरी अहम बात कही कि हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र से ही संतोष नहीं करना चाहिए, हमें यह कोशिश लगातार करनी चाहिए कि यह प्रजातंत्र हमारे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी पूरी तरह समा जाए। यानी प्रजातंत्र सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक भी होना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक कायम नहीं हो सकता जब तक उसकी बुनियाद में सामाजिक लोकतंत्र अर्थात स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा न हो। समानता के बिना स्वतंत्रता का अर्थ है बहुसंख्यकों पर मुट्ठी भर लोगों का राज। भाईचारे के बिना स्वतंत्रता व समानता का कोई अर्थ नहीं होगा। सदन को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय समाज में सामाजिक व आर्थिक समानता का अभाव है। तो यहाँ पर यह भाग समाप्त होता है। जल्दी मिलते हैं अगले भाग पर, तब तक के लिए जय भीम।